नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दलितों को साधने की जुगत। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये दलित और ओबीसी वोटर्स तय करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोटर के एक वर्ग ने भाजपा से दूरी बना ली, जिसका नतीजा ये निकला कि भाजपा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई। भाजपा का वोट भी करीब 8.30% के करीब गिर गया। इसे देखते हुए भाजपा ने एक तरफ तो ओबीसी पर फोकस किया और दूसरी तरफ दलितों को विशेष रूप से पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया। ओबीसी वर्ग के पूर्व विधायक बहरनलाल मौर्य को भाजपा ने विधान परिषद की इकलौती सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और दलितों को साधने के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन पूरी ताकत से जुट गया है। हाल ही में लखनऊ दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की थी। बैठक में तय किया गया था कि बीजेपी दलित बस्तियों में जनसंपर्क करेगी और पार्टी की नीतियों से दलितों को अवगत कराएगी। संविधान और आरक्षण को लेकर जो दलितों के मन में डर बैठाया गया है, उसे दूर करने की कोशिश करेगी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ निकालने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में जाटा, पासी, दोहरे, कोरी जैसे दलित वोटर्स पहले मायावती को एक तरफा वोट करते थे, लेकिन 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसका फायदा भाजपा को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ दलित वोट शिफ्ट हो गया। अखिलेश यादव पासी समुदाय से 5 सांसद जिताने में कामयाब रहे। 17 में से केवल 8 आरक्षित सीटों पर बीजेपी जीती। ऐसी स्थिति में दलित वोट का दूर होना भाजपा के लिए चिंता का विषय है। इसलिए उपचुनाव में भाजपा डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। अब देखना यह है कि भाजपा कितनी सफल हो पाती है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। हमने शानदार काम किया है और दलितों के लिए खासतौर से, वंचित तबकों के लिए खासतौर से हमने काम किया है, लेकिन उस तरीके के नतीजे नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, इस पर मंथन की ज़रूरत है और चिंतन की ज़रूरत है और लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो नीचे तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कमी रह गई और उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से जो आने वाली 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर बड़े मार्जिन से फतेह हासिल करेगी। जिनका चरित्र ही दलित विरोधी हो, जिनकी मानसिकता इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, ऐसे भाजपा और आरएसएस के लोग दलितों के बारे में क्या लोक कल्याणकारी सोच पाएंगे। जो कुंडी कुनल जी सुरेश, जिनको हम प्रोटेम स्पीकर बनाना चाह रहे थे, बीजेपी ने मना कर दिया इसलिए कि वो दलित है। अवधेश प्रसाद जी को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने से रोकने के पूरे जतन बीजेपी कर रही क्योंकि वो दलित है। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार होता है, तो इनके प्लान डीसीपी सब फेल हैं। संविधान बदलने की सोच रखने वाले लोग कभी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर सबक सिखाएगा। अब ये जो भाजपा निकल रहे हैं कि नहीं अब हम जाएंगे दलितों के बीच में। भाई, आप 10 साल आपकी सरकार थी देश में और 7 साल हो गए प्रदेश में भी सरकार को। आप कहाँ सो रहे थे? जनता को पता चल गया हुआ है कि जब चुनाव आएगा तब आप चल देंगे, निकल देंगे कि नहीं अब हमको जनता के बीच में जाना है। उनको सिर्फ वोट लेने के लिए तो जनता जानती है अपने अधिकारों को, और वो सिर्फ आपको वोट आप लेने के लिए चले जाएंगे तो आपको वोट नहीं दे देगी। जैसे कि 2024 में जनता ने अपने मुद्दे पर वोट करके समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। तो देखिए, दलितों के बगैर तो गाड़ी न चलने वाली, और 2024 में बीजेपी को भी ये समझ आ गया। और तमाम राज्यों में आरक्षण के मुद्दे की बात हो रही है कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे। इन मुद्दों को अगर विपक्ष लाने में कामयाब रहा तो सिर्फ यूपी में ही लाने में कामयाब रहा, बाकी जगहों पर यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। और फिर अगर यही महज एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में दलितों को दूर करना कारण है बीजेपी से, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है, वरना और भी चीजें हैं जिसको लेकर दलितों की नाराजगी हो सकती है। बहरहाल, अब डी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो तमाम दल जानते ही हैं, लेकिन इस डी फैक्टर को साधने के लिए, यानी दलित फैक्टर को साधने के लिए इन दलों के पास फॉर्मूला क्या है, खासतौर पर बीजेपी के पास। उन्होंने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। उपचुनाव में विधान परिषद का चुनाव, जिसमें एक उम्मीदवार को वो उतार रहे हैं जो दलित समुदाय से आता है। क्या इससे फिलअप हो जाएगा जो डैमेज हुआ है? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश।
प्रशांत राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। राजेंद्र सागर जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए, राजेंद्र सागर जी आपका भी वेलकम। आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अलका सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ अलका जी। और सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही जाऊंगी, क्योंकि जो आंकड़े आए लोकसभा चुनाव के प्रशांत जी वो किसी से छुपे नहीं है, और इसलिए मजबूरन आपको अब कोशिश में लगना पड़ रहा है कि दलितों को किस तरीके से साधा जाए, और ये जुगत में अब आप भड़ गए हैं। नेतृत्व आपका आता है, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद कार्यक्रम बनाए जाते हैं। खबरें तो ये हैं कि आप लोगों की तरफ से यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। कौशल किशोर जी जो डीपीए नाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ऑडियो सर आपका म्यूट है शायद। अब देखिए आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, कहिए। हाँ, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, प्रशांत राठौर नहीं है। माफी के साथ सर, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफी सर जी। नहीं पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है और ये ओछी हरकतें नहीं करती है। कभी एमवाई समीकरण बना करके वोट हासिल करने की जुगत बना ली, कभी पीडीए बना करके शेष समाज को अलग करके वोट बनाने का गणित बना लिया, कभी देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का इस तरीके से करके वोट बनाने की जुगत बनाई, कभी राम भक्तों पे गोली चला करके एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के 1980 से काम कर रही है। हम लोग कभी भी एक वर्ग को खुश करने के लिए नहीं लगते हैं, समाज के विकास के लिए, समाज के वंचित तबकों के विकास के लिए, अंत्योदय के विकास को लेकर के हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। जिस प्रकार से इस बार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ने झूठ बोल करके दलित वर्गों को बीच में ऐसा वातावरण बनाया कि उन्हें भय व्याप्त हो गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार की बातें करके जिस प्रकार से दलित वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जाएगी और ये बताने का प्रयास करेगी ये लोग जो है रंगे हुए लोग हैं, इनका चेहरा चरित्र चाल अलग है, ये लोग कभी भी समाज का इन लोगों ने विकास नहीं किया है। जब सरकार बनी तब ये लोग अपनी जेबें भरने का काम किया है, और इनकी जो पुरानी जो इनकी गतिविधियां हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए जो जो बुरे काम किए हैं, जो जो भ्रष्टाचार किया है, जो जो अराजकता की है, जो जो तुष्टीकरण के काम किए हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दलित समाज में जाएगी और बताएगी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के विकास के लिए क्या किया है और संपूर्ण समाज के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है सर, अगर ऐसा होता तो बाकी जगहों पर आपकी सीटें और भी कम हो जाती, फिर जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश के हैं वो बाकी राज्यों में भी होने चाहिए थे, लेकिन आप लोग सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो ये फॉर्मूला सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही हावी रहा, ये भी आपको बताना चाहिए। लौट रही हूँ, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, बीजेपी कह रही है कि आरक्षण संविधान के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने दलित वोटों को अपने पक्ष में लाया और भ्रम फैलाने की कोशिश की। मायावती का वोट बैंक सीधा आपकी तरफ ट्रांसफर हुआ, अब बीजेपी उसमें मेहनत कर रही है कि वो अपना वोट बैंक आपसे वापस ले सके, और साथ ही जो वोट बैंक मायावती का शिफ्ट हुआ आपके पास, उस पर भी उसकी पैनी नजर है। और जहां आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए, वहां वो डीपीए भी चला रहे हैं। आरिफ साहब जी, कहिए। सभी कांग्रेस साथियों का और आपका वरिष्ठ पत्रकार हमारी अलका सिंह जी, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को प्रणाम है, सलाम है, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। अगर वो मोछ रखना चाहते हैं तो मोछ नहीं रखने दी जाती, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, और उनका हक अधिकार जो है वो तो अभी बहुत दूर की बात है। जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों का भी हनन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहन समीक्षा की जरूरत है। अभी उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, 30 लाख पद रिक्त पड़े, और वो रिक्त इसलिए पड़े हैं कि अगर इस पर भर्ती होगी तो हमें आरक्षण भी देना पड़ेगा। आरक्षण देना पड़ेगा तो उसमें दलित, ओबीसी, अनओबीसी को नियुक्तियां करना पड़ेगा। शायद इसीलिए जनता जान चुकी है कि दलितों और पिछड़ों की इस धरती पर अगर कोई सुध लेने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है, और उनका विश्वास रहा और बड़ी संख्या में हम सब जीत करके आए हैं। हम उन विश्वास को कायम रखेंगे। जहां तक ये कहा जा रहा है, नेगेटिव पैदा किया जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता
पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों का बयान रहा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, हम टीवी चैनल के माध्यम से सुना है कि 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जो वादे किए थे देश की जनता से, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू भाई हमारे हो, हर तरह के लोग हमारे साथ आए हैं। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हम जीत करके आए हैं। उनके विश्वास को कायम रखना हमारा कर्तव्य है और 10 के 10 सीटों पर विधान उपचुनाव ठीक है। MY से काम नहीं चल रहा था तो आरिफ जी खुद अखिलेश जी को भी समझ आया, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। आपने ये बताने की बात कही है कि आप दलितों के बीच जाएंगे और तमाम चीजें जो गलत हुई हैं वो भी बताएंगे और आरक्षण के बारे में भी जिक्र किया। उसी को लेकर मैं आगे जा रही हूँ और कांग्रेस से ये सवाल होगा मेरा कि जब आप लोग कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाएंगे तो अब इंडिया गठबंधन को ये भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुलायम साहब के समय में 2012 में क्या कुछ किया था। तो इंडिया गठबंधन को फिर ये भी बताना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि 2012 के बाद गाँव के गाँव फूके गए थे। इंडिया गठबंधन को यह भी बताना चाहिए कि अगर आप आरक्षण लेकर आ रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है। तो ओबीसी का आरक्षण काटेंगे, दलित SC/ST का आरक्षण काटेंगे, किस तरफ उसको शिफ्ट करेंगे जब आरक्षण ओबीसी का बढ़ाने के दलितों को देने की बात आप कर रहे हैं? कहिए राजेंद्र जी। जी पारुल जी, हमारे भाई राघवेंद्र जी अभी कह रहे थे जो मुस्लिम वाली बात उन्होंने करी थी, तो उसका सबसे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं कि आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ जो उनकी सरकार है वहां और उनके साथ सेंट्रल में सरकार बनाने का काम किया है, तो वो तो खुले तौर पे जो है हर मंच से जो है किसको आरक्षण देने की बात कर रहे थे और किसकी वकालत कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है ना। दूसरी बात रह गई बीजेपी जो अब डी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो डी कार्ड का मतलब फिर चौथी गण व्यवस्था में फिर लाके उन्होंने जो है दलित को खड़ा कर दिया। आखिर ये डी क्यों बनाना चाह रहे हैं दोबारा से? ABCD में डी क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने जितना दलितों के लिए काम किया उन 65 सालों में बाबू जगजीवन राम जी ने तमाम मंत्रालय संभाले और दलितों की आर्थिक स्थिति वो इस स्थिति पर जाए कि आज दलित सम्मान पूर्वक जो है आर्थिक तौर पे संपन्न है और जो है नौकरियों में आप पूरे राज्य में तमाम राज्यों को मिलाकर 99 सीट लाते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी 37 सीटें ले आती है। नहीं, आप ये देखिए कि इन्होंने इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री सारे लोग जो कह रहे थे संविधान बदलने की, तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बीजेपी की जो अंदरूनी पोल थी वो मीडिया के सामने और देश के सामने खोल दी, जिससे दलित जागरूक हो गया और दलित को पता चल गया और आने वाले समय में दलित पूरी तरीके से जागरूक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सवाल याद रहा होगा और आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगे। पूरा देश का दलित जागरूक हो जाएगा और दोबारा से वो घर वापसी कर रहा है कांग्रेस के साथ, वो दोबारा से आ रहा है। उसे मालूम है कि कांग्रेस के अलावा दलित को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं अधिकार नहीं मिल रहा है, केवल कांग्रेस ही उसको और इंडिया गठबंधन। ठीक है सर, लंबा हो गया जवाब आपका, रुक जाइए अलका जी। ठीक है, रुकिए अलका जी। जी पारुल जी, धन्यवाद आपका। सभी का एक बार स्वागत करती हूँ मैं आज अलका जी को दिखा दीजिए लाइन पे। जी, सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज की डिबेट में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है सियासी विसात बिछ चुकी है। तो देखना यह होगा कि दलितों का जो वोट बैंक है वो लगभग 21% है उत्तर प्रदेश में। तो सभी पार्टियों की जो निगाहें हैं वो इस समय दलित वोटों पे है। अभी हमने देखा कि ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक करारा झटका लगा और उसका रीजन ये था कि इंडिया गठबंधन द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि मोदी जी अगर आ गए तो कहीं ना कहीं संविधान बदला जाएगा। तो उसको लेके जो है कहीं ना कहीं दलित वोटों का हमने देखा कि ये जो इंटरेस्ट हुआ वो कांग्रेस की तरफ गया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सपा की तरफ दलित वोट नहीं जाना चाहता, क्योंकि दलित यादव को पसंद नहीं करता है। दलित कांग्रेस में जाने से कोई उसको दिक्कत नहीं है,
लेकिन सपा के साथ नहीं जाना चाहता। तो हमने देखा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की वजह से जो है दलित वोट मेजॉरिटी जो है गठबंधन के साथ में गया। अब हमने देखा है कि बीजेपी ने जो है दलित वोटों को लेके वो एक नया चेहरा लेकर आए हैं, जो है बेबी रानी मौर्य जी, जो गवर्नर भी रह चुकी है पहले। तो पहले अभी आज जो रिसेंट मीटिंग हुई तो उसमें भी हमने देखा, पहले बेबी रानी मौर्य जी लिखती थी, अब बेबी होर्डिंग्स पे जो लिखा था वो लिखा था बेबी रानी मौर्य जाटव जी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुत मंथन कर रही है। बीजेपी को जो शिकस्त मिली है लोकसभा चुनाव में उसमें बहुत जो है मंथन कर रही है, और मुझे लगता है दलित वोटों पे काम करेगी। और दलितों का जो है दोबारा से मोदी जी में विश्वास जगा है, क्योंकि मोदी जी तो आ गए, लोग कह रहे थे कि मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी जो है दोबारा आ गए हैं। तो कोई संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये तो केवल एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था। तो मुझे लगता है कि दलितों का फिर से जो है एक बार बीजेपी के साथ ही रहेगा और सपा के साथ जाना नहीं चाहता है दलित। तो ये चल, भारतीय जनता पार्टी, आजाद चंद्रशेखर राघवेंद्र जी, इनका आना सभी दलों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी दलों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सोच रहे हैं कि क्योंकि वो भी उपचुनाव का जिक्र हुआ है तो उपचुनाव में वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ये उपचुनाव जहां जहां है वहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा प्रभावित करने वाला है, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है। कांग्रेस भी जा रही है, भोज आयोजित किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, वो भी प्रयास कर रहे हैं, सपा भी प्रयास कर रही है, सारे प्रयास हो रहे हैं, और इसलिए आपको भी मजबूरन प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ उपचुनाव के लिए ही प्रयास हो रहे हैं सर, या आगे अब 2027 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से समाज में रहने वाला राजनीतिक दल है। हम लोग देश में एक ही ऐसा दल बचा है जो विचारधारा आधारित है। हम लोग अंत्योदय विषय को लेकर के काम करते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गों पर चलते हुए हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। समाजवादी पार्टियों अम्बेडकर का विरोध करने वाले कौन थे? उनके नाम बता दो। देखिए, आप नाम बता दो ना, क्या कर रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर को राजेंद्र जी को जनता भली प्रकार से जानती है। आप लोग आप लोगों ने समाज का कोई काम नहीं किया, डूबे हुए आप लोग, जिन्होंने दलितों को आगे नहीं बढ़ाया, जितना जवाहरलाल नेहरू ने बात करते तू मैमे वाली डिबेट से बचिए प्लीज। नहीं, इनको देखिए, बात करिए, बात होने दीजिए। थोड़ा ये लोग इस प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं, सब शाउटिंग करने लगेंगे तो कैसे चलेगा? बारी बारी से। नहीं, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र लोग कह रहे थे हमारी सरकार थी, हम लोगों ने बहुत काम किया, विकास की बहुत योजनाएं लेकर के आई। मैं सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहता हूं। ये बताइए, जब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, बेरोजगारी दर कितनी थी? 17.5% थी पारुल जी। हम लोगों ने योगी 5 वर्ष में उसको कम करके 3.5% लाने का काम किया। ये क्या काम नहीं हुआ? रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं किया? सरकारी नौकरी आपने कितने दी थी? मात्र 90,000 सरकारी नौकरी 5 सालों में दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। पड़े हुए हैं, खाली पद पड़े हुए हैं। देखिए, विकास की संभावनाएं और अच्छे काम की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करती है। और हम लोग जो है अभी हमारे कांग्रेस के मित्र दलितों के विषय को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। अभी ये जगजीवन राम की बात कर रहे थे। देखिए, बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इतिहास जरा पढ़ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के पीए को ही उसके खिलाफ लड़ा दिया था। कांग्रेस पार्टी से निकालने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने जितना किसी ने नहीं किया। राजेंद्र जी बीच में बोलेंगे तो फिर मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। इस प्रकार की बातें करना आज भी ठीक है, लौटिए वापस लौटिए प्लीज। थोड़ा तू मैं की डिबेट से मैं बार-बार कहती हूँ, बचिए, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, अपनी बारी का समय खराब कर रहे हैं, इसलिए अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मैं आरिफ जी आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने कहा और अलका जी ने भी कहा कि क्योंकि संविधान और आरक्षण को लेकर आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया उसकी वजह से दलित वोटों में अंतर आया, और एक बड़ा अंतर आया जिसको अब वो ठीक करने के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे कि आप लोगों ने जो कहा वो सत्ता में आने के बाद वो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। यानी आरक्षण बदलने का काम अब पीएम वापस बन गया मोदी जी, तो जो आप लोग कह रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा।
देखिए पारुल, जी। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल बहुत पुराना है कि ये लोग झूठ बहुत दावे से बोलते हैं। इसी पर किसी शायर ने एक शेर कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है। बेरोजगारी दर कितनी थी घटना जा रहे हो यार, कुछ अब तक पता होता नहीं है डिबेट में। बेरोजगारी दर कितनी थी 17 बताइए आप, 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी? बारी समाजवादी पार्टी की राघवेंद्र जी, सरकार बारी गई थी। उनकी बारी है, बोल लेने दीजिए। दर कितनी थी? तू हमें की डिबेट से बचिए प्लीज, आप लोगों का टाइम खराब होता है, रुक जाइए। डिबेट में तब थोड़ा किया करिए। बेरोजगारी दर कितनी थी उसकी सरकार जब गई थी, बताइए कितनी थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार? बेरोजगारी दर बताइए ना, चुप हो गए। ठीक है राघवेंद्र जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। रुकिए, बाकी दो लोग भी वेट कर रहे हैं। कहिए आरिफ जी। देखिए, ये बड़ा झूठ है कि खुद इनके सांसद कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे और अरे आरोप हमारे नहीं बता दिया। अभी आपने कहा बहुत ज्यादा काम हुआ सरकार आपकी सरकार में, चलिए ठीक है, उसके बाद कह दीजिए। बता रहा हूँ आपको, आगरा एक्सप्रेसवे जिसको विश्व में सराहा गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उस पर सम्मान दिया गया। आपके कार्यकाल में जो मेरा ही प्रोजेक्ट था, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, बनने के 3 दिन के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। आपके है गठबंधन की सरकार बिहार में 1 हफ्ते में 6 पुल गिर गए। आप विकास की बात, आप अगर आंकड़ा उठा करके देखेंगे विधानसभा के अंदर, तो हमारी ही योजनाओं को आज तक योगी जी काम कर रहे हैं, जिसमें 90%, 50%, 60% काम हो चुके थे हमारी सरकार। उन्हीं योजनाओं को आप कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारे जौनपुर के अंदर ठीक है, मैं राजेंद्र जी से आप जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। राघवेंद्र जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए। ऑडियो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है आरिफ हबीब जी का? आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि अब जो चीज़ें उन्होंने कही कि पहले आपके पीडीएफ फैक्टर अभी लॉन्च हुआ आपका, जिससे आपको फायदा हुआ, नो डाउट, और आपने जो बातें कही वो भी इलेक्शन कैंपेन में आपके तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कहते रहे, तो आप सरकार में आ गए हैं, ये फिर से पीएम बन गए मोदी जी, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको जो आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया है? पारुल जी, हाँ, सरकार में बैसाखी से आए हैं और अभी है तो सरकार में ना, हिम्मत तो रखते हैं कि अगर कुछ चाहे तो बदल सकते हैं, नंबर्स तो उनके पास है। बैसाखी की सरकार है, 5 लाख से जहां जीतते थे 1.5 लाख से जीते हैं और बैसाखी की सरकार है। अभी नायडू जी तो मांग रहे हैं बजट आंध्र प्रदेश के लिए, जो तय हुआ था हमारा बजट दे दीजिए। आप देखिए, देते नहीं है तो क्या होता है, या नीतीश जी जो कर रहे हैं उनकी पार्टी के लिए क्या हो रहा है, आपके बारे में आपको भी जानकारी है। कब सरकार गिर जाए, कब अल्पक में आ जाए। ठीक है, राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए, उसके बाद माफ कीजिए राजेंद्र जी अपनी बात रखिए, उसके बाद राघवेंद्र जी आपकी। ठीक है आरिफ जी, समय थोड़ा कम है। राघवेंद्र जी, राजेंद्र जी माफ कीजिए, राजेंद्र जी कांग्रेस से, कहिए सर क्या बोल रहे थे आप? बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। देखिए पारुल जी, देखिए जो अभी अलका सिंह जी कह रही थी कि नैरेटिव फैलाया गया, अगर नैरेटिव ही फैलाया गया था तो दलित कोई आज जो है इतना जो है अवेक्षण में नहीं है, समझे। बाबा साहब ने जो कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज पढ़ा लिखा है, वो समझता है उसका भला कहाँ पर है, और आज तक अन्य राज्यों में ना समझा पाया आप राजेंद्र जी, बिहार आसपास के पड़ोसी राज्य में नहीं समझा पाए ये बात आप? नहीं, वहां हो सकता है, वहां उन्हें लगा हो कि दलित जो है सभी तरह उससे तो वहां का अनपढ़ दलित है क्या? अभी आप कह रहे हैं दलित पढ़ा लिखा हो, कैसे समझ में आ रहा है, तो बिहार का दलित अनपढ़ है क्या? धीरे धीरे पूरे देश को दलित को ये बात समझ में आ रही है, और आने वाले चुनावों में यूपी का ही दलित ये बात क्यों समझ पाया, बाकी जगह आप क्यों फ्लॉप हो गए? हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, पूरे देश की अगर बात करेंगे तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण ये यूपी में अकेला थोड़ी ना बोला गया है। पाटिल जी, पूरे देश का भी वोट प्रतिशत दलितों का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ा है, और जो है एनडीए का कम रहा है। और रह गई बात मोदी जी की, आज मिलाकर उपचुनाव में दलितों को साधने के लिए सब कुछ एक कर रहे हैं आप। नहीं, मोदी जी क्या नहीं कर पा रहे? अरे जब 272 में नहीं ला पाए, 400 का जो नारा दे रहा था, जब 272 1984 के बाद 274 आप उससे पहले लाए थे, उसके बाद आज तक नहीं ला पाए।
नहीं, बैसाखी की सरकार पे वो क्या कर लेंगे? तो वही मैं कह रही हूँ ना, 1984 के बाद 274 के बाद आप ना आ पाए 74 तक भी, 70 तक भी। चलिए राघवेंद्र जी अब जवाब दे दीजिए, सारी बातें आपके सामने। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार दलित वोट कम मिले हैं, इसे स्वीकार करने में हमें कोई अशोक नहीं है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दलित वोटर छिटका है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो योजना में हमारी मेहनत में कमी रही है, हमको उसको दूर करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि समाजवादी मित्र ने हमारे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात की थी, इनकी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें घपले घोटाले के भेद नहीं चढ़ा हुआ है। मैं चलिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करता फारूक जी, 1 साल के अंदर अखिलेश यादव जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। कमाल की इनकी योजना थी, सर्किल रेट कभी 8 साल 10 साल में बढ़ाए जाते हैं जब जमीन की कीमतें बढ़ती हैं। और जिस तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस घपले घोटाले की भेद चढ़ाता है, पूरे देश की जनता भली प्रकार से जानती है। ये लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बेड़ा विधान परिषद सीट पर तो आपने उम्मीदवार बता दिया, बाकी 9 में भी SC ST फैक्टर का ध्यान रखेंगे क्या नामों में? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग उस वर्ग में जाएंगे, समाज में जो हमारी कमियां रहेंगी। आप सभी को चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है, अब 4 नहीं 5 फेज में बटेंगे वोट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, चर्चा हो रही थी दलित वोट बैंक को लेकर। आजाद चंद्रशेखर की एंट्री हो गई है और बीजेपी भी जो सीटें हैं उनको गंवाने के बाद ये समझ गई है, खासतौर पर वो जो आरक्षित सीटें थी, दलित वोट जहां पर सबसे ज्यादा था, वो पहले 2014-2019 में पूरी की पूरी 16-17 सीटें आती थी, लेकिन इस बार 8, सीधा हाफ। और सीटें भी उत्तर प्रदेश में भी सीधी हाफ, 66 पहले, 33 अभी। और ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन उन्हें भी चिंता है कि बीएसपी का वोट तो उनके पास आ गया, लेकिन आजाद चंद्रशेखर पहले एक सीट पर जहां लड़े, अब वो तमाम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सारी की सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो क्या एक विकल्प बन के आ रहा है बीएसपी का आजाद चंद्रशेखर की पार्टी, जिसमें वो 9 सीटों को उतारा? अगर ऐसा है तो क्या बीएसपी का वोट जो सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है वो फिर आजाद चंद्रशेखर की तरफ जाएगा? अगर ऐसा होता है तो दोनों ही दलों के लिए मुसीबत है, इसलिए दोनों ही दल फिर से जुट गए उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, कि शायद क्योंकि ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है सेमीफाइनल 2027 का। 2027 से पहले भी संदेश देना है, 2027 से पहले दलितों को अपने पास लाना है, और 27 तो पिक्चर है ही। देखते हैं आने वाले समय में ये जो डी फैक्टर है किसके साथ जाएगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।